हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जीएसटी की अमेंडमेंट। एंड उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, तो हम जो है सीए इंटर के जो जीएसटी में अमेंडमेंट्स आए हैं वो हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे ताकि आपको भी रेफर करना थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो हम आज जो है सबसे पहला हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अमेंडमेंट जो सप्लाई चैप्टर में हुए हैं, सप्लाई चैप्टर में। ठीक है, और सप्लाई में 3 अमेंडमेंट हुए हैं। उसमें सबसे पहला अमेंडमेंट जो है, सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ है शेड्यूल 3 में। सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ है शेड्यूल 3 में। अच्छा, आपको शेड्यूल 3 याद है सबको? याद है शेड्यूल 3? मेरे को बोलना कोई भी एक्टिविटी सप्लाई है या नहीं। सबसे पहला हम किधर चेक करते थे? सबसे पहला शेड्यूल 3 में। जो कुछ भी शेड्यूल 3 में लिखा है वो एक्टिविटी सप्लाई होती है या नहीं, वो एक्टिविटी सप्लाई नहीं होती। आई होप यू रिमेम्बर दैट, है ना? वो एक्टिविटी सप्लाई नहीं होती, उस पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। और अगर शेड्यूल 3 में एक्टिविटी नहीं मिली तो हमको अदरवाइज चेक करना था, वो फॉर अ कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, ऐसी तरह तरह की प्रोविजन होती थी। अब हम बात करने जा रहे हैं शेड्यूल 3 में जिसमें अमेंडमेंट आया। आपको याद है शेड्यूल 3 में बड़ी सारी एक्टिविटीज लिखी थी। जैसे एक था सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। फिर वो फ्यूनरल बरियल, फिर वो कोर्ट और ट्रिब्यूनल वाला पॉइंट था। फिर वो फंक्शन ड्यूटी ड्यूटी था। अच्छा, अब इसके अंदर एक पॉइंट था, अगर आपको याद हो, एक्शनेबल क्लेम। बोलो एक्शनेबल क्लेम, ये एक्टिविटी सप्लाई होती है या नहीं? तो आंसर इज नहीं होती सप्लाई। लेकिन आपको याद है यहां एग्जैक्टली लिखा गया था एक्शनेबल क्लेम अदर देन, बोलो, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग। शेड्यूल 3 में लिखा था एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग। इसका मतलब क्या? लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग को छोड़कर। तो मेरे को बोलना लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग जो है, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, क्या ये एक्टिविटी सप्लाई होती थी? लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, क्या ये एक्टिविटी सप्लाई हुआ करती थी? तो आंसर इज यस। बोलो एक्शनेबल क्लेम, ये शेड्यूल 3 में लिखे थे, दिस आर नॉट अ सप्लाई। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? ठीक है। और लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग, अगर आपको याद हो, इस पर ये एक्टिविटी सप्लाई थी और इस पर जीएसटी आता था। याद है वो टैक्सेस सब्ज्यूम में हमने पढ़ा था कि लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग पर पहले ओल्ड सिस्टम चलता था और अब जीएसटी लेकर आए थे। अब यहाँ अमेंडमेंट हो गया है, यहाँ पर अमेंडमेंट हो गया। अब अमेंडमेंट क्या हुआ है? तो यहाँ एग्जैक्टली लिखा आया था एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग। अब ये जो लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग है ना, ये वर्ड हटाकर इन्होंने लिख दिया है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो अमेंडमेंट एग्जैक्टली क्या हुआ है? वहां लिखा था एक्शनेबल एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, उसकी जगह अब हो गया है एक्शनेबल क्लेम अदर देन, बोलो, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये देखो, ये हो गया है एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। अंडरस्टूड? ठीक है, इसका मतलब क्या? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम सप्लाई है और उस पर, बोलो, जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? आएगा जीएसटी, इस पर जीएसटी आएगा। और एक्शनेबल क्लेम पर ये सप्लाई नहीं है, इस पर जीएसटी आएगा ही नहीं। बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, ये जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, अब इसको डिफाइन किया उन्होंने कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम मतलब क्या। तो देखो, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो है, इसके 6 मतलब बोले इन्होंने, 6 मतलब। क्या मतलब है? तो उसको हम एक न्यूमोनिक दे देते हैं, बीसीजीएचएलओ। बीसीजीएचएलओ याद रहेगा ये। तो मेरे को बोलना एक्शनेबल क्लेम, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, सप्लाई है, जीएसटी आएगा, है ना? और अदर एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 में कवर्ड है, नो जीएसटी। जो मैंने आगे बोला था वही बात मैंने यहां लिखी। ठीक है, लेकिन अब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के कितने मतलब हैं? 6। बोलो क्या क्या? बीसीजीएचएलओ। तो क्या बीसीजीएचएलओ पर जीएसटी आएगा? आंसर इज यस। अब ये बीसीजीएचएलओ क्या है? तो एक है बैटिंग। क्या बैटिंग ऑलरेडी अर्लियर था इधर? बोलो बैटिंग था पहले से। ठीक है, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग, ये 3 तो ऑलरेडी थे। तो अब 3 नई चीजें ऐड करी हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अल्टीमेटली मेरे को बोलो हुआ क्या है? जो लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग था उसमें और 3 चीजें ऐड करी गई और ये 6 चीजों को बोला गया स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। और ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, दिस एक्शनेबल क्लेम आर सप्लाई एंड उस पर जीएसटी आएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? अच्छा, बीसीजीएचएलओ, इसका फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। तो बैटिंग आपको पता है, गैम्बलिंग पता है, लॉटरी पता है, ये था। अब नया क्या आ गया इधर? तो नया आया सी, कसिनो। फिर एच, हॉर्स रेसिंग। एंड ओ, ऑनलाइन मनी गेमिंग। ओ एम जी, ऑनलाइन मनी गेमिंग। 3 चीजें ऐड करी हैं। अच्छा, मेरे को बताना कसिनो, क्या मैं
क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कसिनोज आर नथिंग बट अ गैम्बलिंग एक्टिविटी ओनली? कसिनोज आर नथिंग बट अ गैम्बलिंग एक्टिविटी। और हॉर्स रेसिंग क्या मैं बोल दूं आप वो और कुछ नहीं करते, बैटिंग ही करते हो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ हॉर्स रेसिंग आर नथिंग बट अ बैटिंग एंड कसिनोज आर नथिंग बट अ गैम्बलिंग ओनली? तो एक्चुअली में हॉर्स रेसिंग एंड कसिनोज में दिस आर काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन किस पर जीएसटी आएगा, ये भी पहले से ही थे। इट इज जस्ट लाइक अ क्लैरिफिकेशन किस पर जीएसटी आएगा। इसमें नया क्या है जिस पर बवाल मच गया था? ऑनलाइन मनी गेमिंग। आपने सुना होगा ऑनलाइन मनी गेमिंग, बहुत सारा न्यूज में आते रहता था। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग जो है इसको ये लोग जीएसटी के दायरे में लेकर आए हैं, जो एक नया पॉइंट है। बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो इतना पढ़ने के बाद मेरे को बताना सबसे पहला अमेंडमेंट क्या हुआ है एक्शनेबल क्लेम का डेफिनेशन में। शेड्यूल 3 में एक्शनेबल क्लेम जो है वहां लिखा है एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम सप्लाई है जीएसटी आएगा, अदर ऊपर नहीं आएगा। स्पेसिफाइड के कितने मतलब है? 6 मतलब है। ठीक है, बीसीजी एचएलओ। इसमें 3 नए ऐड करें, कौन से? कसिनोज, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग। अब कसिनोज एंड हॉर्स रेसिंग, कसिनोज आर नथिंग बट अ गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग क्या होता है? काइंड ऑफ बैटिंग ओनली। तो अब नया क्या है जिसके वजह से जिसको ऐड किया गया है? ऑनलाइन मनी गेमिंग। अंडरस्टूड? ठीक है, अभी ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या है तो सुनो, और ये आया क्यों था? तो एक्चुअली ये जो अमेंडमेंट था ये किया गया था, ये अमेंडमेंट किया गया था। हाँ, ये अमेंडमेंट किया गया था बिकॉज ऑफ दिस केस लॉ। ठीक है, ये केस लॉ हुआ था गेम्स क्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का। गेम्स क्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का। ठीक है, अब इस केस में हुआ क्या था, जो कुछ गेम्स होती हैं ऑनलाइन, ये रमी और ये सब, अब ये गेम्स जो होती हैं, अब हुआ क्या एग्जैक्टली exactly? मेरे को एक बात बताना सब लोग, ये देखो 115 पेज का ये केस लॉ था। ठीक है, 115 पेज का ये केस लॉ था। अब हुआ क्या इस केस लॉ में? तो ये जो केस लॉ था उसमें मेरे को एक बात बताना, ऑनलाइन ये रमी और ये सब गेम्स जो होती हैं, मेरे को बताना ऑनलाइन गेम जो होती हैं, ऑनलाइन मनी गेम्स, आपको क्या लगता है? गेम दो टाइप की गेम्स होती हैं। एक होती हैं गेम्स जो होती हैं दो टाइप की होती हैं, एक होती है गेम ऑफ चांस, दैट इज लक, किस्मत से चलती है गेम, किस्मत है ना। और एक होती है गेम ऑफ स्किल। ठीक है, दो टाइप की गेम होती हैं, एक होती है गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ लक, और एक होती है गेम ऑफ स्किल। ठीक है, अब कुछ गेम्स जो थी जैसे रमी है, ठीक है, रमी है या ड्रीम्स 11 है, अब इनको जीएसटी डिपार्टमेंट ने लेटर भेज दिया ये बोल के, जीएसटी डिपार्टमेंट ने लेटर भेजा ये बोल के कि भाई तुम जो काम कर रहे हो ना, तुम जो काम कर रहे हो ये गेमिंग वाला, इस पर तो जीएसटी आएगा, बिकॉज इट इज अ गैम्बलिंग, इट इज अ गैम्बलिंग। अंडरस्टूड? क्योंकि पहले तो यहाँ पर 3 ही वर्ड थे ना, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग। अब आप गेम खेल रहे हो तो इट इज गैम्बलिंग। और ये जो ऑनलाइन रमी और ये लोग थे, इन लोगों ने बोला कि सर देखो दो टाइप की गेम होती है, एक होती है चांस वाली और एक होती है स्किल वाली। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, पहले क्या लिखा था? लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग टैक्सेबल है। बोलो ये गेम खेलना, रमी, ड्रीम्स 11, ये सब लॉटरी या बैटिंग तो है नहीं, ये काइंड ऑफ गैम्बलिंग है ना? गेम खेलना गैम्बलिंग है। और गैम्बलिंग क्या होता है? इट इज अ बाय लक, चांस वाली चीज होती है, या स्किल होता है गैम्बलिंग? बोलो क्या लगता है आपको? गैम्बलिंग करना उसमें स्किल चाहिए या इट्स अ चांस? गैम्बल चांस, चांस है ये। अब ये जो ऑनलाइन रमी और ये सब थे, इन्होंने बोला ड्रीम्स 11 ये सब ने कि हमारी जो गेम्स है इट इज अ स्किल बेस्ड गेम, इट इज अ स्किल बेस्ड गेम। गैम्बलिंग जो है, गैम्बलिंग इसका मतलब होता है चांस बेस्ड, ये चांस ऊपर चली जा रही है, लक ऊपर। ठीक है, इसमें कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, मेजरली वहां चांस या लक होता है। एंड रमी और ये सब जो थे, इन्होंने बोला बिकॉज हमारी गेम जो है, हमारी गेम स्किल वाली है, स्किल वाली, हेंस वी आर नॉट कवर्ड इन दिस गैम्बलिंग वाला एक्टिविटी। बोलो अंडरस्टूड? दो टाइप की गेम होती है, एक स्किल वाली, एक चांस वाली। ठीक है, अब जैसे रमी है तो रमी वालों का क्या बोलना था कि हमारी जो गेम है वो स्किल वाली है, इसमें स्किल रिक्वायर्ड है। ड्रीम्स 11, मुझे ये गेम्स के बारे में ज्यादा तो आइडिया नहीं है, बट ड्रीम्स 11 जो है, ड्रीम्स 11 इसमें कुछ टीम बना दिया, कुछ करते हैं। तो मेरे को बोलो ये जो गेम्स है ये क्या है? स्किल बेस्ड, इसमें स्किल रिक्वायर्ड है। इन्होंने बोला हमारी जो गेम है वो स्किल बेस्ड है। और गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है? गैम्बलिंग का मतलब जो है ये होता है चांस बेस्ड। अंडरस्टूड एवरीवन? गैम्बलिंग का मतलब होता है चांस बेस्ड। एंड बिकॉज हमारी जो गेम्स है दिस आर स्किल बेस्ड गेम्स,
स्किल बेस्ड है, हेंस हम जो काम कर रहे हैं वो एक्टिविटी गैम्बलिंग नहीं है। अंडरस्टूड? एंड इस वजह से हम लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, हम गैम्बलिंग में कवर नहीं होते, तो हम शेड्यूल 3 जो है, हम शेड्यूल 3 में कवर होते हैं। पहले क्या लिखा था? एक्शनेबल क्लेम, लेकिन किसको छोड़ के? लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग को छोड़कर। अंडरस्टूड? हेंस वी आर नॉट लायबल टू पे टैक्स। बोलो ये बात क्लियर है? अंडरस्टूड? दो टाइप की गेम्स होती हैं, स्किल वाली और चांस वाली। अंडरस्टूड? रमी और इन लोगों का क्या बोला था? हमारी जो गेम है स्किल वाली है, और यहाँ शेड्यूल 3 के मतलब क्या लिखा था? एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग। और इस बात को कर्नाटका हाईकोर्ट ने कंफर्म किया। इस बात को कर्नाटका हाईकोर्ट जो थी उसने कंफर्म किया। ये देखिए, पढ़ना ये, एंट्री 6 इन शेड्यूल 3 टेकिंग एक्शनेबल क्लेम आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द goods and service would clearly apply to the games of skill and only the games of chance such as lottery, betting, gambling would be taxable. बोलो ये बात समझ में आती है? Only the games of chance such as lottery, betting, gambling would be taxable. Taxation of the games of the skill is outside the term of supply in view of section 7(2) and read with schedule 3. Understood? A game of chance is played with stake is gambling. A game of chance is a gambling. A game of skill, whether played with stakes or without stakes, is not a gambling. कुछ समझ में आया? बोलो गेम ऑफ चांस जो है ना, क्या वो गैम्बलिंग है? और क्या लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग पर जीएसटी आता था? यस। और गेम ऑफ स्किल, बोलो गेम ऑफ स्किल, इट इज नॉट गैम्बलिंग। अंडरस्टूड? हेंस बोलो वो लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग में नहीं आएगा, वो तो एक्शनेबल क्लेम में आएगा और जीएसटी नहीं आएगा। ऐसा बोला कर्नाटका हाईकोर्ट ने। कुछ समझ में आया? अब ये पूरा जजमेंट हम नहीं पढ़ने बैठने वाले। आई होप तुमको ये समझ में आया होगा। अंडरस्टूड? दिख रहा है रमी और ये सब के बारे में बात चलेगी। ठीक है, अब जो है जैसे ही ये कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला ऐसे, तो अब इन लोगों ने क्या करा? गवर्नमेंट ने, सीबीआईसी जो थी उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट कर दिया और यहाँ लिख दिया बीसीजीएचएल। नाउ द ऑनलाइन मनी गेमिंग इज टैक्सेबल। ठीक है, और मनी गेमिंग को डिफाइन कर दिया। हम देखते हैं उसका डेफिनेशन। बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अब देखो ऑनलाइन मनी गेमिंग जो उसको क्या डिफाइन करा, तो देखो बीसीजीएचएल, बैटिंग, कसिनो, गैम्बलिंग। ठीक है, फिर ये आईसीआई का अमेंडमेंट बुक है यहाँ, एच हॉर्स रेसिंग, एल लॉटरी। बोलो यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब है ऑनलाइन मनी गेमिंग। अब ये क्या है? तो देखो इन्होंने डिफाइन करा, जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट करा ना उसको पढ़ना पहले। तो देखो ऑनलाइन मनी गेमिंग मीन ऑनलाइन गेमिंग इन विच प्लेयर पे और डिपॉजिट मनी, जो ग्रीन में लिखा है वो पढ़ना डायरेक्टली, इन एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग मनी। अंडरस्टूड? प्लेयर क्या करेगा? पे करेगा या डिपॉजिट करेगा मनी इन एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग मनी। पैसा लगाएगा तो पैसा आएगा, दैट इज ऑनलाइन मनी गेमिंग। अंडरस्टूड? अब आगे, ये पहला हो गया, पहला पार्ट। ठीक है, अब जो मैंने छोड़ दिया वो पढ़ोगे तो वो क्या है? मनी की जगह कुछ काइंड भी हो सकता है, मनीज वर्थ, इंक्लूडिंग बोलो वर्चुअल डिजिटल एसेट। ठीक है, तो मनी हो, फिर मनीज वर्थ हो काइंड में, या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट हो, ये लगा दिया दाव पर। और बोलो इन एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग, बोलो मनी, मनीज वर्थ और वही वर्चुअल डिजिटल एसेट, तीनों में से कुछ भी दाव पर लगा और तीनों में से कुछ भी रिटर्न मिलने का होप है। अंडरस्टूड? ये फर्स्ट लाइन हो गई। अब आगे दूसरा पढ़ते हैं। बोलो इन एनी इवेंट इंक्लूडिंग, ये सब किया है तुमने। इन एनी इवेंट, कोई इवेंट है, चाहे वो गेम हो, स्कीम हो, कंपटीशन हो या एनी अदर एक्टिविटी और प्रोसेस हो, चाहे वो गेम हो, स्कीम बोलो, कंपटीशन बोलो, जो नाम देना दे दो, जो नाम देना दे दो। थर्ड पॉइंट, वेदर और नॉट इट्स आउटकम, whether or not its outcome or performance is based on बोलो skill और चांस, चाहे फिर उसका आउटकम बोलो बेस्ड हो किसके ऊपर? स्किल के ऊपर या चांस के ऊपर, और बोथ। अंडरस्टूड? तो बोलो पहला पार्ट क्या कहता है? पैसा दांव पर लगाया पैसा जीतने के लिए, है ना? प्लेयर जो है, प्लेयर पे और डिपॉजिट मनी इन एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग मनी, एक। फिर वो चाहे गेम हो, स्कीम हो, कॉम्पिटिशन हो, कुछ भी हो। फिर तीसरा बोलो चाहे वो चांस बेस्ड हो या स्किल बेस्ड हो। अंडरस्टूड? देखो स्किल बेस को भी कवर कर लिया, है ना? तो मेरे को बोलो कर्नाटका हाईकोर्ट का जो जजमेंट था उसको ओवररूल कर लिया। अब आगे फोर्थ बोलो, फिर चाहे वो परमिसिबल हो लॉ में या ना हो। अंडरस्टूड? हो सकता है कुछ स्टेट जो है, मैं श्योर हूं, बट आई थिंक तमिलनाडु है फॉर एग्जांपल, उसमें बैटिंग गैम्बलिंग जो है जहां तक मुझे मालूम है बैंड है। तो बोलो अगर इवन इफ वो परमिसिबल हो या ना हो, अगर तुमने गेम के लिए हमको जीएसटी चाहिए, बात खत्म। अंडरस्टूड? तो ये हुआ है पहला अमेंडमेंट, याद रहेगा। मेरे को बोला अब से एक्शनेबल क्लेम क्या है? तो एक्शनेबल क्लेम के दो पार्ट, पहला बोलो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, अदर एक्शनेबल क्लेम। जो अदर एक्शनेबल क्लेम है
जैसे डेट है, डेटर, डेट या बिल रिसीवेबल। अगर आपको याद हो रेगुलर लेक्चर्स में मैंने ये सब एक्सप्लेन किया था, बिल रिसीवेबल, बिल एंडोर्स करा, इट इज नॉट अ सप्लाई। याद है वो एंडोर्स, बिल एंडोर्स टू द क्रेडिटर, ये सप्लाई नहीं है, इस पर जीएसटी नहीं आएगा, कवर्ड इन शेड्यूल 3। लेकिन बोलो बीसीजी एचएलओ पर आएगा। अब बीसीजी एचएलओ का फुल फॉर्म ये है, अंडरस्टूड। एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग के 4 पार्ट है। बोलो पहला, ऑनलाइन मनी गेमिंग इज अ ऑनलाइन गेमिंग वेयर प्लेयर पे मनी और डिपॉजिट मनी इन एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग मनी। एक, फिर वो चाहे गेम हो, फिर वो गेम हो, स्किल हो, और क्या था वो, गेम हो, स्कीम्स हो, ठीक है, या फिर कंपटीशन हो। और उसके बाद थर्ड पार्ट क्या था, चाहे वो स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड हो। और फोर्थ पार्ट क्या था, चाहे वो परमिसिबल हो या ना हो। अंडरस्टूड। ये चार चीजें जो है, ये चार चीजें मिलकर बनती है ऑनलाइन मनी गेमिंग। प्लेयर पे करेगा, डिपॉजिट करेगा। दूसरा क्या बोला मैंने, चाहे वो गेम हो, स्कीम हो, कंपटीशन हो। तीसरा क्या बोला मैंने, चाहे वो चांस बेस्ड हो या स्किल बेस्ड हो। और फोर्थ क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, फोर्थ क्या था, चाहे वो परमिसिबल हो या ना हो। अगर ये चार चीजें होती हैं तो देन द एक्टिविटीज ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग। बोलो याद रहेगा, ऑनलाइन मनी गेमिंग एंड इज टैक्सेबल। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब इस पर आगे और थोड़ा बात करते हैं। तो मेरे को इतना बताना, क्या अब से बीसीजी एचएलओ टैक्सेबल है? क्या अब से बीसीजी एचएलओ टैक्सेबल है ना? तो एक बात बताना मेरे को, अगर मान लो, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई लॉटरी बेच रहा है, सेल ऑफ लॉटरी, सेल ऑफ लॉटरी, ठीक है, लॉटरी। मेरे को बोलना सेल ऑफ बस, क्या बस गुड्स है? क्या बस गुड्स है? और सेल करना सप्लाई, तो मेरे को बोलना सेल ऑफ, क्या सेल करना सप्लाई है? वो भी लॉटरी। बोलो लॉटरी शेड्यूल 3 या अदरवाइज, लॉटरी शेड्यूल 3 या अदरवाइज, अदरवाइज क्या सेल ऑफ लॉटरी? लॉटरी इज एन एक्शनेबल क्लेम। बस क्या है? बस, अगर मैं सेल ऑफ बस बोलूं तो बोलो बस क्या है? बस, क्या बस गुड्स है? क्या लॉटरी एक्शनेबल क्लेम है? लॉटरी खुद एक्शनेबल क्लेम है। और क्या एक्शनेबल क्लेम गुड्स है? भाई किसी को गुड्स की डेफिनेशन याद है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम एंड ग्रोइंग क्रॉप्स हो सकता। तो मेरे को बताना, क्या लॉटरी खुद गुड्स है? एंड लॉटरी बेचना शेड्यूल 3 या अदरवाइज? अदरवाइज इट इज अ सप्लाई। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? तो मेरे को बोलना लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, फिर वो हॉर्स रेसिंग, कसिनो, ये सब एक्टिविटी क्या है? ये सब एक्टिविटी क्या है? बोलो जल्दी। क्या ये सब एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स हैं? जैसे सेल ऑफ बस, बोलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सेल ऑफ बस, बस गुड्स है, सेल करना सप्लाई, तो सेल ऑफ बस इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। वैसे सेल ऑफ लॉटरी, बोलो लॉटरी इज एन एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम आर गुड्स, सेल करना सप्लाई, इट्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स, है ना? कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब मेरा क्वेश्चन है, बोलो सप्लाई ऑफ गुड्स है ये? आंसर इज यस। अच्छा, मैंने एग्जांपल में लॉटरी लिया है, लॉटरी मतलब सब कुछ, लॉटरी, बैटिंग, हॉर्स रेसिंग, जो भी थे, बीसीजी एचएलओ, मैं बीसीजी एचएलओ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम है ये सब, और एक्शनेबल क्लेम गुड्स होते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, इसमें जीएसटी का रेट क्या आएगा? तो उन्होंने क्लैरिफाई किया, जीएसटी का रेट आएगा 28%। आपने सुना ही होगा, न्यूज में आता रहता था, ऑनलाइन मनी गेमिंग 28%, सब पर बीसीजी एचएलओ पर जीएसटी का रेट आएगा 28%। अंडरस्टूड? ठीक है। अब इसकी वैल्यू, वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू जो है वो आएगा रूल 31B और 31C से। बट 31B और 31C जो है वो सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है, ये दोनों सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है, 31B 31C। तो आप चाहो तो वैल्यू को इग्नोर कर दो। अंडरस्टूड? सीए फाइनल के सिलेबस में वैल्यू, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? रेट क्या होगी, सप्लाई ऑफ गुड्स है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब मेरा एक छोटा सा डाउट है, अच्छा एक बात बताना, अप्रैल का टैक्स कब देना है? 20 मई को। मई का टैक्स कब देना है? 20 जून को। जून का टैक्स कब देना है? 20 जुलाई को। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? तो अप्रैल में तुमने किया क्या? बोलो योहन, तुमने अप्रैल में क्या किया? टाइम ऑफ सप्लाई, अगर टाइम ऑफ सप्लाई अप्रैल है तो टैक्स कब दोगे? 20 मई को। अगर टाइम ऑफ सप्लाई मई है तो टैक्स कब दोगे? 20 जून को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। भाई किसी को याद है गुड्स का एफसीएम, गुड्स का आरसीएम, सर्विस का एफसीएम, सर्विस का आरसीएम, वाउचर, ऐसे बड़े सारे रूल हमने पढ़े थे टाइम ऑफ सप्लाई में। कोई बता सकता है गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई। सर्विस का मैं बोलता हूं, याद है वो इनवॉइस जो है 30 डेज में इशू करेगा, तो इनवॉइस और पेमेंट,
इनवॉइस 30 डेज में इश्यू नहीं करेगा तो कंप्लीशन और पेमेंट, याद है ऐसे कुछ? गुड्स के केस में कोई बता सकता है? भाई ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना? तो सप्लाई ऑफ गुड्स में टाइम ऑफ सप्लाई बोलो जल्दी। नंबर 1 किसी को याद है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इनवॉइस इश्यू करेगा गुड्स के केस में ये लेना होता है। एंड नंबर 2 बोलो लास्ट डेट और अ ड्यू डेट, आप जो भी बोलना चाहो, लास्ट डेट और ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, याद है वो? मूवमेंट, नो मूवमेंट, अगर मूवमेंट होगा तो रिमूवल, नो मूवमेंट होगा तो डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ऐसे कुछ हुआ हम पढ़ा करते थे, है ना? कोई कंफ्यूजन है इसमें यहां तक बोलो? अब डाउट अराइज हुआ कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या ले, तो इस पर भी अमेंडमेंट आया, क्लैरिफिकेशन आया, इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई ये नहीं लेना है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, हम मानते हैं, लेकिन इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो ये नहीं लेना है। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेना है? फिलहाल तो बोलो, यहां तो कोई कंफ्यूजन है बीसीजी एचएलओ में? अंडरस्टूड पूरा अच्छे से? ठीक है, क्या बीसीजी एचएलओ अब टैक्सेबल है? अब देखो आईसीआई की अमेंडमेंट बुक में एक चैप्टर मिलेगा तुमको वैल्यू ऑफ सप्लाई, बट वो एक्चुअली में वैल्यू नहीं है, वो मे बी गलती से प्रिंट हो गया रहेगा। ये है टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आप पढ़ोगे देखो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए, टाइम ऑफ सप्लाई। अब ये टाइम ऑफ सप्लाई किसके बारे में बात करता है? ये वाला टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। और अगर आप ये पूरा पढ़ोगे, इन केस ऑफ स्पेसिफिक एक्शनेबल क्लेम, इन केस ऑफ स्पेसिफिक एक्शनेबल क्लेम, क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है? हाँ, बट इसका टाइम ऑफ सप्लाई बोलो रिसीट ऑफ पेमेंट। अगर मैंने अप्रैल में लॉटरी बेची, अप्रैल में पैसा आ जाएगा, वैसे नहीं होगा लॉटरी अभी बेचूंगा और वो दिसंबर में पैसा देगा, तुरंत पैसा दे देगा। तो बोलो अप्रैल में लॉटरी बेची, टैक्स कब देना है? 20 में। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई बोलो अब क्या करना है भाई? अंडरस्टूड एवरीवन? मेरे को एक बात बताना, जनरली गुड्स के केस में जनरली क्या टाइम ऑफ सप्लाई? गुड्स के केस में जनरली क्या टाइम ऑफ सप्लाई? डेट ऑफ इनवॉइस, इश्यू ऑफ इनवॉइस। देखो गुड्स के केस में, गुड्स के केस में जितने भी गुड्स हैं, जितने भी गुड्स, किसको छोड़ के? ये एक्शनेबल क्लेम कौन सा? अपना बीसीजी एचएलओ, मैं बीसीजी एचएलओ लिख देता हूँ। बीसीजी एचएलओ को छोड़कर बाकी जितने भी गुड्स है ना, अदर गुड्स, उसके केस में क्या रूल है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, विच एवर अर्लियर। अंडरस्टूड? लेकिन एक्शनेबल क्लेम में क्या है? डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, पैसा आएगा उसके अगले महीने टैक्स देना। अंडरस्टूड? तो देखो ये हमारा फाइनल समरी एक्शनेबल क्लेम का। कोई कंफ्यूजन देखकर चलो एक बार पढ़ते हैं। एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, बीसीजी एचएलओ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, और ये अदर एक्शनेबल क्लेम। बोलो अदर सप्लाई है या नहीं है? नहीं है, शेड्यूल 3 में कवर्ड है। एंड बीसीजी एचएलओ बोलो सप्लाई है, रेट बोलो 28% आएगी, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो फाइनल में। रूल 31 भी, रूल 31C, इट्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। अंडरस्टूड? ये पूरा हमारा एक्शनेबल क्लेम का समरी है। आई होप सब लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से। कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? ठीक है, ये हमारा पहला अमेंडमेंट है भाई, इसको भूलना मत। ये पूरा मैंने एक समरी बनाया है। अब यहाँ देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ 2 चैप्टर हमारे हो गए, 2 चैप्टर कवर हो गए। पहला कौन सा चैप्टर हो गया हमारा? तो सबसे पहला चैप्टर हमारा सप्लाई का हो गया। देख लो सप्लाई, मैंने हाईलाइट करा, देखो वैल्यू, रेट, वैल्यू वैल्यूएशन रूल से रेट 28%, फिर ये बीसीजी चलो यही सब लिखा है। देख लो, हमने ऑनलाइन मनी गेमिंग का डेफिनेशन पढ़ा, वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होती है, सेम जो डीटी में बोला उन्होंने, खत्म। अंडरस्टूड? और टाइम ऑफ सप्लाई की बात है ना, अमेंडमेंट आईसीआई की अमेंडमेंट बुक में तुमको पीछे मिलेगी, 7th चैप्टर। ठीक है, उन्होंने हेडिंग नाम दिया है वैल्यू ऑफ सप्लाई, बट एक्चुअली वो वैल्यू नहीं है, वो टाइम ऑफ सप्लाई। देख लो, अंडरस्टूड? इसी के साथ हमारा पहला अमेंडमेंट खत्म हो गया, एक्शनेबल क्लेम। बोलो याद रहेगा एक्शनेबल क्लेम, ये उसकी समरी है। ठीक है, अब हम दूसरा अमेंडमेंट पढ़ते हैं सप्लाई के चैप्टर में। अच्छा, दूसरा एक्चुअली में अमेंडमेंट नहीं है, इट इज जस्ट लाइक अ क्लैरिफिकेशन, इट इज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन। देखो ये सर्क्यूलर है, सर्क्यूलर, और अगर आपको याद हो सर्क्यूलर्स आर नॉट अमेंडमेंट, दे आर जस्ट क्लैरिफिकेशन। ठीक है, ये दूसरा वाला भी देखो, तीसरा वाला भी वो सर्क्यूलर है। तो हम पहले बात करते हैं ये वाले पर, रेस्टोरेंट वाला। ठीक है, फूड एंड बेवरेजेस एट सिनेमा हॉल। अब ये क्या प्रोविजन है, तो मैं आपको डायरेक्ट इसकी समरी दिखा देता हूँ। ये देखो, फूड एंड बेवरेजेस। अच्छा, इंडस्ट्री में एक डाउट अराइज हुआ। क्या डाउट अराइज हुआ?
तो मूवी थिएटर्स वाले जो होते हैं, थिएटर वाले, वो लोग देखो सिनेमा हॉल में जब आप जाते हो मूवी देखने, तो आप क्या करते हो, दो पॉसिबिलिटी है। जब आप टिकट बुक करते हो ऑनलाइन, बुक माई शो पर या अदर एप्स पर, तो आप जब टिकट बुक करते हो तब आपको ऑप्शन देते हैं, है ना, कि आप टिकट के साथ देखा वो कॉम्बो ऑफर होता है, फूड भी ले लो। तो जितनी भी बड़ी बड़ी थिएटर्स हैं उसमें नॉर्मली आप टिकट बुक करोगे, तो ये पहले होता ही था, पहले से होता था कि कॉम्बो ऑफर देते थे। अब तो ऑलमोस्ट बुक माई शो से करोगे तो हर थिएटर में आई थिंक ये ऑप्शन होता है। तो अब गवर्नमेंट के पास एक क्वेश्चन गया, हम इस केस में क्या करें। टिकट है प्लस फूड एंड बेवरेजेस दे रहे हैं, ठीक है, पॉपकॉर्न है या फिर और कोई फ्रेंच फ्राइज है और कुछ फूड्स हैं या फिर बेवरेजेस है, ये कॉम्बो ऑफर लिया जा रहा है। और दूसरा क्या होता है, मैंने कॉम्बो ऑफर नहीं खरीदा, हमने टिकट खरीदा और बाद में मान लो थिएटर में गए और फिर पॉपकॉर्न खाने का मन करा, तो दो पॉसिबिलिटी है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो एक बोलो सबसे पहला, फूड एंड बेवरेजेस सिनेमा हॉल में एक एट काउंटर मिल रहा है, तो मेरे को बोला अगर काउंटर पर जाकर वो तुमको बेच रहा है, तो ये लोग कह रहे हैं, अब सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन दिया, हम उसको मानेंगे रेस्टोरेंट सर्विस। अंडरस्टूड? जो रेस्टोरेंट सर्विस है, जो उस पर जीएसटी का रेट लगता है 5% वो लगेगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? लेकिन अगर आप टिकट प्लस फूड एंड बेवरेजेस खरीद रहे हो, तो आजकल का ये ट्रेंड ही है, ठीक है, ये कि आप अगर ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हो स्पेशली, तो आपको ऑप्शन होता ही है कि आप ये करो, फूड एंड बेवरेजेस ले लो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था फ्लाइट्स में पहले ऐसा होता था कि आप फ्लाइट्स की टिकट निकालोगे तो फूड एंड बेवरेजेस होता ही था हमेशा, फिर उन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ कर दिया ताकि टिकट की कॉस्ट कम हो जाए। तो यहाँ पर भी मान लो अब ऐसे ही कुछ है, टिकट प्लस फूड एंड बेवरेजेस। अब मैं नहीं कह रहा, बोलो सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है, सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन दिया है, सर्कुलर नंबर 201/13/2023 डेटेड 1 अगस्त 2023। सीबीआईसी कह रही है कि अगर एट काउंटर मिला तो रेस्टोरेंट सर्विस, एंड अगर आपने कॉम्बो ऑफर ले लिया तो हम उसको नेचुरली बंडल्ड मानेंगे, एंड इट्स अ कंपोजिट सप्लाई। एंड सप्लाई ऑफ, बोलो कंपोजिट सप्लाई इज द सप्लाई ऑफ अ प्रिंसिपल सप्लाई। बोलो योहान क्यों गए थे उधर, पॉपकॉर्न खाने या मूवी देखने? मूवी देखने, तो मेरे को बोलना टिकट एग्जीबिशन ऑफ मूवी, ये होगा प्रिंसिपल सप्लाई। इसका मतलब इस पूरे पर बोलो जीएसटी का रेट क्या आएगा, जो टिकट का रेट है। भाई हाईएस्ट रेट नहीं बोल रहा हूं, जो इस पूरे पर प्रिंसिपल सप्लाई कंपोजिट सप्लाई हो गया ना। अंडरस्टूड? ठीक है, तो हमारे दो अमेंडमेंट, आई होप आपको ये दोनों अमेंडमेंट अच्छे से समझ में आए होंगे। पहला अमेंडमेंट देखो ये था, एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। उसके बाद दूसरा अमेंडमेंट ये सप्लाई के चैप्टर में ये था, फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है। अब तीसरा अमेंडमेंट, अच्छा तीसरा अमेंडमेंट वो फालतू का अमेंडमेंट है, इस मतलब मुझे नहीं लगता इस पर कभी कोई क्वेश्चन आए। अब ये क्या था, तो देखो आपको याद है, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था सर्विस अकाउंटिंग कोड, ये सर्विस टैक्स से कॉपी पेस्टेड है ऑलमोस्ट। सर्विस टैक्स में एसएसी नंबर हुआ करते थे, याद है, गुड्स में एचएसएन होते हैं और सर्विस में एसएसी। गुड्स के जो एचएसएन है दे आर कॉपीड फ्रॉम कस्टम्स, और सर्विस के जो एसएसी नंबर है वो सर्विस टैक्स से कॉपीड है। अब एसएसी नंबर है कोई एक जिसमें ऐसा लिखा है होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द सब्सिडरी कंपनी बाय द होल्डिंग कंपनी। अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, तो वो जो है उसका कोई एसएसी नंबर दिया हुआ था। अब इंडस्ट्री में कुछ लोगों ने डाउट पूछा, ये डाउट पूछा गया गवर्नमेंट से कि जैसे लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी है, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, आपको याद हो लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी पर आरसीएम आता है, तो वैसे ही हो गया होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी। एंड क्या होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी, होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी इस पर जीएसटी आएगा। गवर्नमेंट ने बोला क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, आप खाली अगर ये शेयर्स होल्ड करोगे तो बोलो क्या हम इस पर जीएसटी मांगेंगे? इधर शेयर्स खरीदना बेचना बोलो उस पर जीएसटी नहीं आता, तो मेयर होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी इट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल। ठीक है, तो इट इज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन। होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी देखो, एक होल्डिंग कंपनी है और एक सब्सिडरी कंपनी है। अगर होल्डिंग कंपनी इसके शेयर्स खरीदकर होल्ड करके रखी है 3 साल 5 साल 7 साल 2 महीना जो भी है, इट इज नॉट अ सप्लाई, बस खत्म। अंडरस्टूड? इट इज जस्ट लाइक अ क्लैरिफिकेशन, एंड आई डोंट नो ऐसे किसको ऐसे डाउट्स अराइज हुए होंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये 3 अमेंडमेंट थे, ये था हमारा सप्लाई के अमेंडमेंट। आई होप आपको ये सारे अमेंडमेंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो देखो ये जो एक्शनेबल क्लेम है इसमें दो चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए, कौन से दो, एक सप्लाई एंड ऑल्सो टाइम ऑफ सप्लाई। अंडरस्टूड? तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का एक ही अमेंडमेंट है, वो कवर हो गया है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा। देखो एक और दूसरा अमेंडमेंट कौन सा था, ये वाला फूड एंड बेवरेजेस सिनेमा हॉल, और ये वाला नीचे वाला, एंड बोथ आर द सर्क्यूलर्स क्लैरिफिकेशन। एक्चुअली ये अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट तो वही है एक्चुअली। तो टोटल 3 अमेंडमेंट है, याद रहेंगे सारे। ठीक है, तो ये था हमारा सप्लाई के चैप्टर का अमेंडमेंट।
हम और बाकी जो भी चैप्टर्स में अमेंडमेंट हो ग्रेजुअली हम एक एक वीडियो बना बनाकर हम लोग उसको अपलोड करते जाएंगे चैप्टर वाइज, ताकि आपके लिए भी ये आसान हो चैप्टर वाइज अमेंडमेंट पढ़ना। जो बच्चा सप्लाई रिवाइज कर रहा है तो उसको ये अच्छे से समझेगा, अच्छा सप्लाई में जो है ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।